नमस्कार दोस्तों। शब्दों के जादूगर विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस प्ले मैकबेथ की कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी में। आइए सुनते हैं। मैकबेथ स्कॉटलैंड के सम्राट का वफादार मंत्री था। वह बड़ा वीर, साहसी, पराक्रमी और बुद्धिमान था। वह कई बार युद्ध में अपनी वीरता और पराक्रम के जौहर दिखा चुका था। जिस युद्ध में वह सेना का नेतृत्व करता उसमें स्कॉटलैंड की विजय निश्चित होती। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर सम्राट ने उसे ग्लेमिस का प्रधानमंत्री बना दिया था। इसके बाद वह ग्लेमिस के अमात्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोग उसे प्रधानमंत्री मैकबेथ कहकर भी बुलाते थे। एक बार स्कॉटलैंड का अपने पड़ोसी देश के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मैकबेथ ने अपनी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और साहस के बल पर शत्रु के दांत खट्टे कर दिए। अंततः विजय प्राप्त कर मैकबेथ सेना सहित लौट रहा था। मार्ग में एक घना जंगल था। रात्रि होने वाली थी। अतः मैकबेथ ने सेना को आदेश दिया कि रात्रि होने से पहले जंगल को पार कर लें। सभी तेजी से कदम उठाते हुए वहां से चल पड़े। मैकबेथ स्वयं भी सेनापति के साथ मैदान पार करने लगा। उस सेनापति का नाम बैंको था, जो मैकबेथ के समान ही वीर और साहसी था। सूर्य तेजी से पश्चिम की ओट में छिपता जा रहा था। परछाइयां धीरे धीरे लंबी होकर अंधकार में विलीन होने लगी। कुछ ही देर में सूर्य पूरी तरह से अस्त हो गया, लेकिन अभी भी चारों ओर उसका थोड़ा सा प्रकाश फैला हुआ था। चलते चलते सहसा मैकबेथ को अपने आगे कुछ लोगों के फुसफुसाने का स्वर सुनाई दिया। उसने जैसे ही सिर उठाया, उसका चेहरा पसीने से नहा उठा। भय से आंखें बाहर निकलने को आतुर हो गई। सांसें जहां की तहां थम गई। उसके सामने 3 काली परछाइयां खड़ी थी। झुर्रियोंदार चेहरा जिसका रंग हल्दी के समान पीला था, आंखें अंदर की ओर धसी हुई, गाल पिचके हुए और मांस विहीन। इसके कारण सामने के दांत कुछ अधिक लंबे लग रहे थे। मांस विहीन अस्थिपंजर के समान शरीर और उस पर झूलते हुए कफन के समान विशाल काले लबादे। निसंदेह वे इस दुनिया के प्राणी नहीं लग रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तीनों अभी अभी कब्र फाड़कर बाहर निकले हों। उनका वेश डरावना और चाल ढाल स्त्रियों जैसी थी, लेकिन चेहरे पर लटकती लंबी दाढ़ी पुरुष होने का संकेत दे रही थी। ऐसा भयानक रूप किसी की भी धड़कनें रोकने के लिए पर्याप्त था, परंतु यह मैकबेथ था जो अभी तक उनके सामने खड़ा हुआ था। जैसे ही चीखने के लिए उसने मुंह खोला, वैसे ही एक छाया ने लकड़ी के समान सूखी उंगली अपने होंठ पर रखकर उसे चुप रहने का संकेत किया। मैकबेथ का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह आश्चर्य से भरकर उन्हें देखने लगा। तभी दूसरी छाया बोली, हे स्कॉटलैंड के वीर अमात्य मैकबेथ, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपना नाम सुनकर मैकबेथ चौंक गया। वह डरते डरते बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं, जबकि हम इससे पहले कभी नहीं मिले? मैकबेथ, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम पहले से ही तुम्हारा नाम और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, छाया ने प्रत्युत्तर दिया। मैकबेथ हैरान होकर बोला, पहले से? लेकिन तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानते हो? हम कौन हैं, तुम्हारे बारे में कैसे जानते हैं, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। केवल इतना जान लो कि तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य का हमें पूरा ज्ञान है। हम यहाँ तुम्हें उस घटना के बारे में बताने आए हैं जिसके बाद तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। कल से तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, तीसरी छाया ने रहस्यमय ढंग से कहा। मैकबेथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह हकलाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? कल ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे जीवन को बदल देगा? जो कहना है साफ साफ कहो। काडोर जागीर का अमात्य शीघ्र ही स्कॉटलैंड के राज सिंहासन का अधिकारी होगा। कुछ ही दिनों बाद तुम स्कॉटलैंड के राजा घोषित हो जाओगे, छाया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मैं और स्कॉटलैंड के सिंहासन का अधिकारी? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैकबेथ ने पूरी तरह से चौंकते हुए कहा। यह कोई मजाक नहीं है, हमारी बात पर विश्वास करो। क्या तुम उन्नति करना नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुम्हारे कदम चूमे? संसार में ऐसा कौन है जो उन्नति नहीं करना चाहता? कौन नहीं चाहता कि ऐश्वर्य और वैभव उसके दास बनकर रहे? मैं स्वयं भी उन्नति के शिखर को छूना चाहता हूँ। निश्चिंत रहो मैकबेथ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, छाया ने प्रत्युत्तर दिया।
लेकिन मैं इस पर कैसे विश्वास कर लूं? ऐसा कौन सा चमत्कार होगा कि मैं एक देश का राजा बन जाऊंगा? मैकबेथ संशय प्रकट करते हुए बोला। मैकबेथ, तुम्हारे अविश्वास का कारण क्या है? अविश्वास का कारण स्पष्ट करते हुए मैकबेथ बोला, इस समय सम्राट डंकन के 2 पुत्र जीवित हैं। उनके रहते हुए भला मैं कैसे सिंहासन पर आसीन हो सकता हूँ? कोई नहीं जानता कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। समय का चक्र पल भर में सब कुछ बदल कर रख देता है, इसलिए हमारी बात पर विश्वास करो। लेकिन यह कहकर छाया चुप हो गई। अब तक मैकबेथ को छाया की बातों पर विश्वास हो गया था। प्रसन्नता से उसका चेहरा दमकने लगा, परंतु छाया की बात अधूरी रहते देख वह उत्सुकतावश बोला, लेकिन क्या? अपनी बात पूरी करो। तीसरी छाया बात पूरी करते हुए बोली, लेकिन याद रखना, तुम्हारे बाद स्कॉटलैंड के सिंहासन पर बैंकों की संतान का अधिकार हो जाएगा। बैंकों की संतान का? यह क्या कह रहे हैं आप? मैकबेथ का दमकता चेहरा एकदम काला पड़ गया। तभी तीनों छायाओं ने जोरदार ठहाका लगाया और यह गीत गाते हुए वहां से अदृश्य हो गई। राज्य करोगे नहीं करोगे, शाह बनोगे नहीं बनोगे, निश्चय ही संतान तुम्हारी नहीं राज्य की है अधिकारी। मैकबेथ को इस गीत का अर्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसने आश्चर्य में भरकर बैंकों की ओर देखा और हकलाते हुए बोला, बैंकों, यह सब क्या था? क्या तुमने भी छायाओं की बात सुनी है? यह कोई स्वप्न तो नहीं था? नहीं मैकबेथ, यह स्वप्न नहीं, हकीकत थी। मैंने भी छायाओं की सारी बात स्पष्ट सुनी है। मुझे इसमें कोई भी संदेह अथवा अविश्वास की बात नज़र नहीं आती, बैंकों ने सरल शब्दों में कहा। परंतु ये छायाएं कौन थी? इन्होंने हमें ये सब बातें किस लिए बताई? बैंको बोला, अवश्य ये भविष्य की छायाएं थी जो हमें सत्य दिखाने आई थी। तो क्या कल मैं काडौर की जागीर का अमात्य बनूंगा? उसने पुनः हैरानी से पूछा। इसका निर्णय आने वाला वक्त करेगा, परंतु इतना अवश्य जान लो कि छायाओं ने जो कुछ भी कहा है वह अवश्य होकर रहेगा, बैंको ने उसे समझाया। अंधेरा पूरी तरह से उतर आया था। तारों भरे आकाश में चंद्रमा अपनी चांदनी की किरणें बिखेर रहा था। सारा दिन चलते चलते सेना थक गई थी, अतः मैकबेथ ने विश्राम करने के लिए वहीं डेरा डाल दिया। जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों में भविष्य के सपने तैर रहे थे। नींद उससे कोसों दूर थी। उसका मन विचारों की उथल पुथल में हिचकोले खा रहा था। छायाओं द्वारा कही गई एक एक बात उसके मन मस्तिष्क में उभर रही थी। वह कुछ ही दिनों में स्कॉटलैंड का राजा होगा, इस विचार ने उसके अंदर उत्साह, विश्वास और प्रसन्नता का संचार कर दिया था। उसे अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देने लगा। इसी प्रकार जागते हुए उसने सारी रात काट दी। प्रातःकाल जैसे ही वह सेना सहित प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही एक शाही दूत उसके नाम सम्राट डंकन का संदेश लेकर आ पहुंचा। मैकबेथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से संदेश पत्र खोला। उसमें से नीले रंग का कागज निकला, जिस पर स्वर्ण अक्षरों में एक संदेश लिखा हुआ था। मैकबेथ संदेश पढ़ने लगा। वीर अमात्य मैकबेथ, आपने अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के बल पर जिस प्रकार शत्रुओं को पराजित किया है, उससे आपकी राजभक्ति की पराकाष्ठा सिद्ध होती है। इससे प्रसन्न होकर मैंने आपको विशेष सम्मान देने का निर्णय किया है। इस सम्मान के अंतर्गत मैं आपको काडौर की जागीर सौंपता हूँ और आपको वहाँ का अमात्य घोषित करता हूँ। इस संदेश पत्र को ससम्मान का प्रतिरूप समझें और इसे स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। आपका प्रशंसक डंकन। पत्र पढ़कर मैकबेथ के चेहरे का रंग बदल गया। उसने पत्र बैंको की ओर बढ़ा दिया। बैंको एक ही सांस में सारा पत्र पढ़ गया। सहसा उसने मैकबेथ के हाथ पकड़े और खुश होकर बोला, बधाई हो अमात्य, आपको काडौर की जागीर मुबारक हो। यह आपकी वफादारी का उचित सम्मान है। इसी के साथ छायाओं द्वारा की गई भविष्यवाणी का पहला भाग पूरा हो गया। अब आपको उनकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लेना चाहिए। मैकबेथ गर्व में भरकर बोला, यह मेरी वफादारी का एक छोटा सा प्रतिफल है। अभी तो लंबा सफ़र बाकी है और जब तक भविष्यवाणी का दूसरा भाग पूरा नहीं होता तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिल सकती। इधर मैकबेथ भविष्य के सपने संजो रहा था, वहीं बैंको मन ही मन बोला, परंतु मेरे मन को तो तब शांति मिलेगी जब तीसरी भविष्यवाणी पूरी होगी।
मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब मेरी संतान स्कॉटलैंड के सिंहासन पर आसीन होगी। इस प्रकार दोनों अपने अपने मन के विचारों की अनेक श्रृंखलाएं लिए आगे चल पड़े। नगर में उनका भव्य स्वागत हुआ, उनके सम्मान में मंगल गीत गाए गए। अंततः मैकबेथ अपने घर पहुंचा। तत्पश्चात छायाओं के प्रकट होने, उनकी भविष्यवाणियों और सम्राट द्वारा काडोर का अमात्य बनाए जाने की सारी घटना उसने अपनी पत्नी को विस्तार से बता दी। उसकी पत्नी बड़ी अंधविश्वासी थी। जादू टोने में उसका विशेष रुझान था। उसने जब मैकबेथ के शीघ्र ही सम्राट बनने की बात सुनी तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसके सम्राट बनते ही वह साम्राज्ञी बनने वाली थी, इससे उसकी खुशी में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन अभी सम्राट डंकन और उनके पुत्र जीवित थे। उनके रहते स्कॉटलैंड का सिंहासन कोसों दूर था। अतः वह मैकबेथ को उत्तेजित करते हुए बोली, छायाओं की भविष्यवाणी तभी पूरी होगी जब आप सम्राट डंकन को अपने मार्ग से हटा देंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी इस कार्य को संपन्न कर लें। मैकबेथ सख्ती से विरोध करते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने सम्राट डंकन का नमक खाया है। उनके प्रति मेरी वफादारी जग जाहिर है। मैं एक सिंहासन के लिए उनकी हत्या कदापि नहीं कर सकता। खबरदार, आज के बाद अपनी जुबान पर ऐसी बात फिर कभी मत लाना। अभी दोनों के बीच वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी सम्राट डंकन स्वयं उसके घर आ पहुंचे। वे मैकबेथ को उसकी विजय के लिए बधाई देना चाहते थे। मैकबेथ और उसकी पत्नी ने सम्राट का यथोचित सत्कार किया और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। भोजन में सम्राट और उनके अंगरक्षकों को शराब परोसी गई, जिसे पीकर सभी बेहोश से हो गए। आधी रात बीत चुकी थी। शराब के असर के कारण सभी गहरी नींद में डूबे हुए थे। किसी को भी अपने आसपास का कोई होश नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखों में आज नींद का नामो निशान तक नहीं था, जिसके दिमाग में एक षड्यंत्र उठ रहा था। वह कोई और नहीं, मैकबेथ की पत्नी थी। उसने तलवार निकाल ली और अपने पति से बोली, उठो और अपने भविष्य को उज्जवल कर लो। सभी गहरी नींद में हैं। जाओ और सम्राट का सिर काट डालो। तुम्हें सम्राट बनाने के लिए ही ईश्वर ने यह सुनहरा अवसर दिया है। मैकबेथ के हाथ कांप गए। वह विरोध करते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। जिस राजा ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है, मुझे भाई से बढ़कर माना है, राज्य के लालच में अंधा होकर मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ठीक है, आप कायरों की तरह यहीं बैठें, उनके उपकारों और अपनी वफादारी को याद करते रहो। यह कार्य मैं स्वयं संपन्न करूंगी। आपको सम्राट बनने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं साम्राज्ञी अवश्य बनकर रहूंगी। उन छायाओं की भविष्यवाणी मैं पूरा करूंगी, उसकी पत्नी ने कठोरता पूर्वक कहा। पत्नी की बातों ने मैकबेथ को झकझोर कर रख दिया। उसने उसके हाथ से तलवार ले ली और सम्राट के कक्ष की ओर बढ़ा। पत्नी ने उसे पहले ही बता दिया था कि सम्राट के सभी अंगरक्षक शराब से बेसुध होकर पड़े हुए हैं, इसलिए उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। कक्ष में घुसते ही मैकबेथ को सामने खून से लथपथ एक तलवार लटकती हुई दिखाई दी। उसकी नोक उसकी ओर तनी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी वह तलवार उसका मस्तक काट डालेगी। वह बुरी तरह से चौंक गया। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा में लहराकर रह गया। तलवार का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, यह केवल उसका भ्रम था। आज तक उसका साहस कभी इतना कमजोर नहीं हुआ था। उसकी तलवार बिजली की तेजी से उठती थी और शत्रु का मस्तक काट डालती थी। उसे अपनी कायरता पर क्रोध आने लगी। इसी क्रोध के आवेग में वह आगे बढ़ा और तलवार के एक ही वार से सम्राट डंकन का मस्तक काट डाला। पल भर में खून के फव्वारे फूट पड़े और फिर देखते ही देखते चारों ओर रक्त का एक छोटा सा तालाब बन गया। भयभीत मैकबेथ जैसे ही वहां से भागने लगा, उसे एक आवाज़ गूंजती सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कक्ष की एक एक ईंट पुकार रही थी, जागो सोने वालों जागो, भागो 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 भागो, खूनी तलवारें हैं जागी, अपने आज बने हैं बागी, लुटी जा रही निंदिया भागी, निंदिया त्यागो, भागो 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 भागो। वस्तुतः प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं था। यह उसकी अंतरात्मा की पुकार थी जो उसे अपने अंदर ही सुनाई पड़ रही थी। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा की आवाज़ तेज हो गई।
मैकबेथ ने घबराकर अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। फिर तेजी से कदम उठाते हुए वह कक्ष से बाहर निकल गया और अपने बिस्तर में जाकर छिप गया। लेकिन उसकी पत्नी अधिक चालाक और बुद्धिमती थी। उसने मैकबेथ के कार्य की प्रशंसा की और उसका खून सनी तलवार एक अंगरक्षक के पास रख आई। फिर उसने उस अंगरक्षक के हाथों और कपड़ों पर भी कुछ खून लगा दिया। इस प्रकार दोनों ने मिलकर एक भयंकर षड्यंत्र कर डाला। सुबह डंकन की सिरकटी लाश देखकर चारों ओर हड़कंप मच गया। जिसने भी सुना वह विश्वास नहीं कर सका। इस हत्या को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। चूंकि हत्या मैकबेथ के घर पर हुई थी, इसलिए सभी की जुबान पर केवल उसी का नाम था। सभी का यही मत था कि मैकबेथ ने ही राजा की हत्या कर दी है। लेकिन उसके सामने भला कौन अपनी जुबान खोलता। सब कुछ समझते हुए भी लोगों ने मुंह पर ताले डाल लिए। इधर मैकबेथ और उसकी पत्नी सम्राट की मृत्यु पर शोक प्रदर्शित कर रहे थे, उधर दोनों राजकुमार भयभीत हो गए। उन्हें अपने प्राण भी संकट में दिखाई देने लगे। एक न एक दिन मैकबेथ उनकी भी हत्या कर देगा, यह सोचकर वे सूखे पत्तों की तरह कांपने लगे। अंततः वे चुपचाप नगर छोड़कर भाग गए। मैकबेथ का मार्ग पूरी तरह से साफ हो चुका था। चूंकि वह सम्राट डंकन का निकटतम संबंधी और विश्वास पात्र था, इसलिए दरबारियों ने एक मत होकर उसे अपना राजा चुन लिया और फिर शुभ दिन देखकर स्कॉटलैंड के सिंहासन पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। इसके साथ छायाओं की दूसरी भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हो गई। परंतु अब मैकबेथ के मस्तिष्क में तीसरी भविष्यवाणी गूंजने लगी। तुम्हारे बाद बैंकों की संतान इस सिंहासन की अधिकारी होगी। यह वाक्य रह रहकर उसके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देता था। उसने स्वयं को खतरे में डालकर सम्राट की हत्या की थी। राजकुमारों को भागने के लिए विवश किया था। लोगों की घृणा और ईर्ष्या का पात्र बना था। तो क्या यह सब उसने बैंकों की संतानों के लिए किया है? नहीं, कदापि नहीं। उसने अपनी पत्नी को छायाओं की तीसरी भविष्यवाणी के बारे में बताया तो वह उसे समझाते हुए बोली, यह सिंहासन बड़ी कठिनाई से तुम्हारे हाथों में आया है। क्या इसे यूं ही किसी दूसरे के लिए छोड़ दोगे? उचित यही है कि तुम अपने रास्ते के दूसरे कांटे को भी हमेशा के लिए हटा दो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बैंको मेरा मित्र है। एक खून के बाद मुझ में दूसरा खून करने का साहस नहीं है, मैकबेथ विरोध करते हुए बोला। तुमने पहला खून अपने लिए किया था, परंतु यह दूसरा खून तुम अपनी संतान के लिए करोगे। लोग अपनी संतान के लिए जान तक दे सकते हैं, तुम्हें तो सिर्फ किसी की जान लेनी है। क्या तुम्हें यह स्वीकार होगा कि तुम्हारे बाद तुम्हारी संतानें भिखारियों की तरह जीवन व्यतीत करें? लोग उन्हें दुत्कारें, अपमानित करें? और एक बार फिर मैकबेथ अपनी पत्नी के वाक जाल में फंस गया। उसने बैंकों को मारने का निश्चय कर लिया था। कुछ दिनों के बाद उसने एक रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें उसने बैंकों सहित कई दरबारियों और मित्रों को भी आमंत्रित किया था। भोजन के उपरांत जैसे ही बैंको कुछ देर के लिए कक्ष से बाहर गया, मैकबेथ ने अपने विश्वस्त सैनिकों को गुप्त संकेत कर दिया। सैनिकों ने बाहर ही उसे घेर लिया और गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। देखते ही देखते रात्रि भोज का उत्सव शोक सभा में बदल गया। हंसते मुस्कुराते चेहरे भय और शोक से भर गए। मैकबेथ ऊंचे स्वर में रोते हुए बोला, मित्र बैंको, सम्राट डंकन के बाद मुझे तुम्हारा ही सहारा था, परंतु तुम भी आज मेरा साथ छोड़ गए। अब मैं अकेला कैसे इतने बड़े साम्राज्य को संभालूंगा। विलाप सुनकर और बैंकों के प्रति उसका प्रेम देखकर उपस्थित लोगों की आंखों से आंसू उमड़ आए। तत्पश्चात उन्होंने उसे समझा बुझाकर शांत किया और अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही मैकबेथ सिंहासन की ओर मुड़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा भय से पीला पड़ गया, माथे से पसीना चू पड़ा, आंखें बाहर निकलने के लिए आतुर हो गई। बैंकों की आत्मा उसके सिंहासन पर बैठी अट्ठास कर रही थी। वह केवल उसे ही दिखाई दे रही थी। आसपास के लोग आत्मा की उपस्थिति से अनजान थे। वे बैंकों की मृत्यु को मैकबेथ की खराब हालत का जिम्मेदार मान रहे थे। परंतु मैकबेथ की पत्नी उसकी बुरी हालत देखकर समझ गई कि अवश्य दाल में कुछ काला है। उसने शीघ्रता से कहा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बैंकों से कितना प्रेम करते थे। इस समय उनकी मृत्यु ने इन्हें अंदर तक हिला दिया है। इनकी हालत बिगड़ रही है। इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। इसलिए आप इन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें।
इसके बाद सभा समाप्त हो गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। उन्हीं लोगों के बीच बैंको का पुत्र भी था। अवसर देखकर वह भी वहां से चुपचाप निकल गया। मैकबेथ ने सारी बात बताई तो उसकी पत्नी भी भय से थरथर कांपने लगी। अब बैंको का भूत उन्हें परेशान करने लगा। उसके कारण न तो वे ठीक से सो पाते थे और न ही किसी काम में उनका मन लगता था। यद्यपि मैकबेथ को स्कॉटलैंड का साम्राज्य मिल गया था, तथापि 2 हत्याओं के बोझ से उसकी आत्मा बुरी तरह दब गई थी। दिन रात उसे अपने पाप सामने नजर आते थे। सुख शांति ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके दिल दिमाग हमेशा बेचैन रहते। उसका चेहरा डरा हुआ, चिंतित और व्याकुल दिखाई देता। वह इन सब से छुटकारा चाहता था, परंतु वह पाप के ऐसे दलदल में फंस चुका था जहां से निकलना असंभव था। अंततः पत्नी के परामर्श पर उसने उन्हीं तीनों छायाओं से मिलने का निश्चय कर लिया जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी। अगले ही दिन वह उस जंगल में जा पहुंचा। इधर छायाओं को उसके आने का पता चल चुका था। मैकबेथ के साथ घटी घटनाओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी, पर उनसे मिलने क्यों आ रहा है यह भी वे भली भांति जानते थे। अतः वे ऐसे जादू टोनों की तैयारियों में लग गई जिनसे भविष्य की घटनाओं के बारे में जाना जा सके। इसके लिए उन्होंने सांप का फन, चमगादड़ के पंख, कुत्ते की जीभ, छिपकली की पूंछ, बिल्ली की आंखें, भेड़िए के दांत, इंसानी खून आदि अनेक वस्तुएं एकत्रित कर ली। इन्हीं के माध्यम से वे प्रेतात्माओं का आवाहन करती थी और उनसे तीनों कालों की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करती थी। परेशान मैकबेथ एक बार फिर तीनों डायनों से मिलता है। वे 3 अतिरिक्त चेतावनियों और भविष्यवाणियों के साथ अपने जादू से 3 आत्माओं को प्रकट करती हैं जो उसे मैकडफ से सावधान रहने के लिए कहती हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहती हैं कि किसी भी महिला से पैदा हुआ व्यक्ति मैकबेथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह कभी पराजित नहीं होगा जब तक कि ऊंची डनसिनेन हिल का ग्रेट विनर्म वुड उसके खिलाफ नहीं आ जाएगा। चूंकि मैकडफ इंग्लैंड में निर्वासन में है, मैकबेथ मानता है कि वह सुरक्षित है। इसलिए वह मैकडफ की पत्नी और उनके छोटे बच्चों सहित मैकडफ के महल में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को मार देता है। लेडी मैकबेथ अपने और अपने पति द्वारा किए गए अपराधों के बोझ से विक्षिप्त सी हो जाती है। वह हर समय उन भयानक बातों को दोहराती रहती है, नींद में चलने लगती है और अपने हाथों से काल्पनिक खून के धब्बों को धोने की कोशिश करती रहती है। इंग्लैंड में मैकडफ को रॉस द्वारा सूचित किया जाता है कि आपका महल आश्चर्यचकित है। आपकी पत्नी और बच्चों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई है। मैकबेथ अब एक तानाशाह के रूप में देखा जाता है और उसके कई सरदार उसे छोड़कर चले जाते हैं। मैल्कम मैकडफ और अंग्रेज सिवार्ड द एल्टर नॉर्थम्बरलैंड के अर्ल के साथ डनसिनेन कैसल के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व करता है, जबकि बर्नम वुड में डेरा डालकर बैठे सैनिकों को पेड़ों की टहनियों को काट कर और उन्हें साथ लेकर अपनी संख्या को छिपाने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार डायनो की तीसरी भविष्यवाणी पूरी होती है। इसी बीच मैकबेथ लेडी मैकबेथ की मौत की अपनी सीख पर एक आत्मचिंतन कल कल और कल करता है। कारण नहीं बताया जाता और कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनके बारे में मॉलकॉम के आखिरी संदर्भ से पता चलता है यह विचार अपने और हिंसक हाथों ने उनकी जान ली थी। लड़ाई युवा सिडार्ड की हत्या और मैकबेथ के साथ मैकडफ के टकराव के रूप में खत्म होती है। मैकबेथ अहंकार के साथ दावा करता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह किसी भी औरत से पैदा हुए व्यक्ति से मारा नहीं जा सकता। मैकडफ यह घोषणा करता है कि वह अपनी मां की कोख से समय से पहले चीरा लगाकर पैदा हुआ था, यानी सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ था और इस तरह किसी महिला से पैदा नहीं हुआ था। बहुत देर बाद मैकबेथ को एहसास होता है कि उसने डायनो की बातों का गलत अर्थ निकाल लिया है। मैकडफ नेपथ्य से मैकबेथ का सिर काट देता है और इस तरह अंतिम भविष्यवाणी को पूरा करता है। हालांकि फ्लिंस नहीं बल्कि मॉलकॉम सिंहासन पर बैठता है। बैंकों के संदर्भ में डायनो की भविष्यवाणी तुम राजाओं को बनाने में मदद करो के बारे में शेक्सपियर के समय के दर्शकों को सच मालूम होता है, क्योंकि स्कॉटलैंड के जेम्स 6 को भी बैंकों का एक वंशज माना गया था। तो दोस्तों, ये आप सुन रहे थे
विलियम शेक्सपियर की कहानी मैकबेथ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।